हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आयुर्वेद हब। आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़ लिए, आयु के लक्षण पढ़ लिए एंड आयुर्वेद के लक्षण भी पढ़ लिए कि आयुर्वेद के क्या लक्षण होते हैं। बट अब हम लोग आयुर्वेद जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का पर्पस क्या है, आयुर्वेद का क्या पर्पस है, आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है। टू स्टडी दिस वी हैव टू नो, वी हैव टू बी थ्रू विद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आयुर्वेद। सो आयुर्वेद का प्रयोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस बेसिस पर काम करते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद? प्रयोजन इज़ पर्पस। ओके, तो पर्पस क्या होता है? प्रयोजन। आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है हम ये देखेंगे। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब आतुरस्य मतलब जो रोगी है उसके विकार, विकार मतलब जो भी रोग उसको हुआ है या फिर व्याधि, और इन योर टर्म्स वी कैन से डिजीज। वेट, और उसके विकार का प्रशमन मतलब कि उसको हम पैसिफाई करेंगे, मतलब उसको हम कम करेंगे। तो मतलब आयुर्वेद का जो मेन पर्पस है, जिस बेसिस पे हम करते हैं, पढ़ते हैं आयुर्वेद को, उसकी चिकित्सा करते हैं उसके द्वारा, तो मेन पर्पस क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। एंड हाउ इज दिस अ बेसिक थिंग? कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके हम स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, एंड जो आतुर व्यक्ति है मतलब जो रोगी है, जिसको रोगग्रस्त है जो व्यक्ति, उसके विकार का प्रशमन करेंगे। तो दिस इज द पर्पस ऑफ आयुर्वेद। अब ये देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है। तो उसकी रक्षा दिनचर्या का पालन करके, ऋतुचर्या का पालन करके, सदव्रत का पालन कर कर, आहार, विहार आदि, इन सब के द्वारा हम लोग स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और आतुर व्यक्ति के विकारों का प्रशमन किया जाएगा। तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ आयुर्वेदा। ये आपको लर्न होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप, दिस इज़ द बेसिक थिंग कि आप आयुर्वेद का आपका पर्पस क्या है, तो आपको ये डेफिनेटली लर्न होना चाहिए। इवन आप इसको श्लोक के थ्रू ही लर्न करना, ऐसे नहीं कि हम लोग ये, बट येस यू ट्राई टू मेमोराइज द श्लोक। दिस इज़ वेरी इजी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मैंने इसमें इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आपको ये समझाया है, सो दैट आप इस श्लोक पे ध्यान दो। Okay, now there is one more topic in your syllabus and that is आयुर्वेद का स्वरूप। कि आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, मतलब what is the basic nature? स्वरूप is nature ना, so what is the nature of Ayurveda? Okay, there is this thing in स्वरूप, कि स्वरूप में क्या होता है कि आयुर्वेद का जो मुख्य लक्ष्य है उसके स्वरूप में, तो वो क्या है कि सुख और हित, कि मनुष्य सुखी रहे और बाकी चीज़ उसको हित कर रहे, ये आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, स्वरूप में मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो अब वो सुखी और वो हितकर उसके लिए चीज़ें कैसे होंगी? सुखी मतलब कि उसको हैप्पीनेस रहे। ठीक है, अब इंसान अगर बीमार नहीं होगा तो देन ऑब्वियसली अगर वो अपनी बॉडी से खुश है, मेंटली ही इज़ हैप्पी, तो वो खुश रहेगा। और हितकर मतलब कि इट्स लाइक कि आपकी जो सुखी नेचर रहेगा आपका, तो वो आपके लिए हितकर है ना। अगर आप सुखी रहोगे, आप खुश रहोगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। कहते हैं ना कि दिस इज़ माइंड बॉडी रिलेशन, दैट अगर आपका माइंड हैप्पी है, आप खुद हैप्पी हो, एवरीथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा खाना पीना खाते हो, आप अच्छा आहार विहार लेते हो, विहार इन द सेंस कि जो आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करते हो, तो अगर वो सब कुछ ठीक है, बाकी आप टेंशन फ्री भी रहते हो, मतलब लाइक माइल्ड टेंशन, बट यस मोस्टली टेंशन फ्री, यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, तो फिर आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती। लाइक यू हैव सीन मैनी पीपल कि उनको डिप्रेशन हो गया है, तो उनकी बॉडी पे भी उनका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हैप्पी माइंड है देन इट इज़ हितकर। सो हितकर इज़ काइंड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पॉजिटिविटी। ओके, सो आयुर्वेद का जो मुख्य स्वरूप है, मुख्य उसका लक्ष्य है, वो है सुख और हित, मतलब इनको प्राप्त करना। ठीक, अब इसमें दो टर्म्स दिए हुए हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट टू नो। वन इज आयुष्य and the other one is anayushya. So what is आयुष्य mean? आयुष्य मतलब कि जो आपके आयु, मतलब यहाँ पे ये वर्ड आयु से बना है, तो आयु के लिए जो फेवरेबल हो, एंड अनायुष्य जो आयु के लिए फेवरेबल ना हो, मतलब जो डैमेज कर सकती है आयु को। तो ये दो वर्ड्स आपके इम्पॉर्टेंट है एंड दे कम इन दिस कैटेगरी ओनली। मतलब पॉजिटिव लाइफ को अटेन करने के लिए हमें बहुत सारी मटेरियल्स को भी हम कंज्यूम करते हैं, जो कि कुछ तो
हमारी लाइफ को प्रमोट करते हैं और कुछ नहीं करते. बाय चांस वी कैन कंज्यूम दोज ड्रग्स टू. ओके, सो दिस इज दैट कैटेगरी कि आयुष्य ड्रग्स आर दो, मतलब नॉट ड्रग्स बट आयुष्य इज दैट कैटेगरी जो कि हमारी आयु के लिए फेवरेबल है. एंड आयुष्य आर द वंस दैट आर नॉट फेवरेबल फॉर आयु. ओके, सो देर आर टू टर्म्स अगेन, आरोग्य एंड रोगग्रस्त. स्वस्थ एंड अस्वस्थ व्यक्ति. स्वस्थ व्यक्ति इज रोग रहित. ओके, एंड आरोग्य उसकी लक्षण है. एंड अस्वस्थ व्यक्ति इस रोगों से ग्रसित. तो जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है वो अस्वस्थ है. ओके, नाउ अब 3 सूत्र हैं आयु के, त्रिसूत्र हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस श्लोक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आप इसको अपने चरक में भी पढ़ोगे एंड आप इसको और भी आगे अपने हायर लेवल से पढ़ोगे, बिकॉज त्रिसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको अभी भी पढ़ोगे, आप चरक में भी पढ़ोगे. एंड व्हाट आर दोज 3 सूत्र? हेतु, लिंग एंड औषध. मतलब व्हाट इज हेतु? हेतु इज कारण जिसके भी द्वारा कोई डिजीज होती है. लाइक व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज? हेतु इज द cause of disease. We can write it here, cause of disease or anything. Okay, ling is the lakshan, hetu is the karan, ling is the lakshan कि what are the symptoms shown. That means जो भी symptoms वो disease हमारी body में दिखा रही है, that is termed as the ling. and औषध is जो कि medicines और treatment, that can be medicines or the treatment given. Okay, hetu, ling and औषध. These are the 3 सूत्र of आयुर्वेद जो कि स्वस्थ और आतुर व्यक्ति दोनों के लिए नेसेसरी हैं. मतलब हेल्दी पर्सन एंड डिजीज्ड पर्सन दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. तो मैं ब्रीफ कर देती हूँ इसका फिर से कि आयुर्वेद के त्रिसूत्र हैं, दैट आर हेतु, लिंग एंड औषध, और जो कि स्वस्थ और आतुर व्यक्ति दोनों के लिए हैं, जो कि शाश्वत है और पुण्य है और हितकर है स्वस्थ और आतुर व्यक्ति के लिए. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेतु लिंग औषध ज्ञानम. हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान स्वस्थ और आतुर व्यक्ति दोनों के लिए शाश्वत, पुण्य और हितकर है, जो कि ब्रह्मा द्वारा स्मरण किया गया. बुबुदेयम पितामह. ब्रह्मा द्वारा जिस प्रकार स्मरण किया गया उसी प्रकार उन्होंने वो आगे ज्ञान वितरण किया. आपने आयुर्वेद का अवतरण तो पढ़ा होगा. इफ नॉट, आई कैन गिव यू द ब्रीफ कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है. दिस इज, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर उन्होंने वो ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया. उन्होंने वो ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया. अश्विनी कुमारों द्वारा इंद्र ने वो ज्ञान लिया और इंद्र से भरद्वाज ऋषि ने वो ज्ञान लिया. वी कैन से कि यहाँ से ऋषियों के पास ये ज्ञान आया और उन्होंने आगे वितरण किया. ब्रह्मा जी ने उसे स्मरण किया, उसको स्मरण किया, वैसे ही उन्होंने वो ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया और उनके द्वारा वो ज्ञान फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र के पास और फिर आगे ऋषियों के पास वो ज्ञान आया. तो आपको इस सूत्र से क्या समझ आया कि आयुर्वेद के 3 सूत्र हैं, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र एंड औषध सूत्र, जो कि स्वस्थ और आतुर दोनों व्यक्तियों के लिए हितकर है, शाश्वत है और पुण्य है. दैट्स ऑल. ये श्लोक भी आपको लर्न करना है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक कि आपको ये लर्न करना है. कुछ श्लोक ना ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल श्लोक्स होते हैं, तो आपको वो श्लोक्स ना हमेशा लर्न करने होते हैं. ऐसा नहीं होता कि हमें छोड़ दें कि नॉर्मल रहेगा कि नहीं. दिस इज़ वेरी बेसिक. ओके, हेतु, लिंग, औषध तीनों सूत्र का वर्णन कर दिया और बाद में बता दिया कि वो किस किस व्यक्ति के लिए, कौन से व्यक्तियों के लिए है, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी. देन कमिंग ऑन टू, जैसे मैंने बताया ये आपको आयुर्वेद का ज्ञान शाश्वत है और पुण्य है. इसके द्वारा हम स्वस्थवृत और आतुर्वृत, मतलब आयुर्वेद 2 अप्रोचेस में चलता है कि स्वस्थवृत और आतुर्वृत. जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़ते आ रहे हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो दिनचर्या एंड ऑल जो भी वो फॉलो करता है रेजिमेंट, दैट इज़ अंडर स्वस्थवृत. एंड आतुर्वृत मतलब जो भी डिजीज पर्सन है वो जो भी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा, जो भी हम उसको बताएंगे कि आपको ऐसे फॉलो करना है, दैट विल बी आतुर्वृत की. आतुर व्यक्ति कैसे, मतलब उसकी वो क्यूरेटिव अप्रोच हो गई. ठीक है. एंड स्वस्थवृत इज बेसिकली हमारी दैट इज प्रिवेंटिव अप्रोच. आई विल राइट इट हियर ओनली कि स्वस्थवृत इज प्रिवेंटिव अप्रोच,
क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के तो हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है ना, तो प्रिवेंट ही तो करेंगे हम हमेशा डिजीज़ ना हो उसको। एंड आयुर्वेद इज़ क्यूरेटिव अप्रोच, क्योंकि उसको हमें क्योर करना है। सो दिस इज़ योर आयुर्वेद का प्रयोजन एंड आयुर्वेद का स्वरूप पार्ट। अब ये भी एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आयुर्वेद के अष्टांग कौन से। कभी कभी एक छोटा सा आपका MCQ भी आ सकता है कि कितने अंग हैं, कभी कभी आपका ये लिखने के लिए भी आ सकता है। तो दिस इज़ अ स्कोरिंग क्वेश्चन, ओके, कि आयुर्वेद के अष्टांग कौन से हैं। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता। तो आपको ये लर्न करना, एटलीस्ट यू शुड नो, क्योंकि ये भी अगेन बेसिक फंडामेंटल श्लोक है। नाउ कमिंग ऑन टू आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत। अब बहुत सारे हमने जैसे 4 सिद्धांत पढ़े थे अपने लास्ट वीडियो में, एंड देवर सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत एंड अभ्युपगम सिद्धांत। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो जाके फिर से देखो, आपको सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। मेरे नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, आप रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो। सो आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत कौन कौन से। अब बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जानने के लिए हमें बेसिक प्रिंसिपल्स तो पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना हम सीधा जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांत जो है वो अपरिवर्तनीय है, मतलब कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप्तों के द्वारा दिए गए हैं। आप्त मतलब जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो आप्त हैं। वो हमारे जो उन्होंने कह दिया हमें उन्हें मानना है, क्योंकि वो आप्त हैं, उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान था। ठीक है। सो हमारी जो चिकित्सा है वो भी सिद्धांत पर नहीं, मतलब सिर्फ औषधि पर नहीं, सिद्धांत पर भी डिपेंडेंट होती है। ओके, अब कुछ प्रमुख सिद्धांत देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। इससे आपको क्या समझ आ रहा है। अब ये 2 वर्ड से बनके, मतलब 2 वर्ड से मिलके बना है, लोक एंड पुरुष। लोक मतलब दिस लोक, मतलब पूरा यूनिवर्स वी कैन से, एंड पुरुष मतलब अ पर्सन, मतलब ह्यूमन बीइंग बेसिकली। ठीक है। तो लोक पुरुष साम्य मतलब एक सिमिलैरिटी वी कैन से। ओके, दिस वन इज, आपको अच्छे से बताती हूँ। लोक इज द यूनिवर्स, लोक पर लोक यू हैव हर्ड ना, पुरुष इज ह्यूमन एंड साम्य इज काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दैट वी आर एस्टैब्लिशिंग। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन कहाँ पर हुआ है। चरक संहिता के शाही स्थान में इसका वर्णन किया गया है। आप अपने सेकंड प्रॉफ में जब जाओगे तो आप इसको चरक संहिता में भी पढ़ोगे। अगर आपको अभी भी पढ़ना है देन यस यू आर ओपन टू दैट। कभी भी अपने आप को लिमिट मत करना पढ़ाई के लिए। आई वुड से दिस कि आप चरक संहिता के शाही स्थान में जाके ये अभी भी पढ़ सकते हो। ओके, अब इसमें इसको कौन लोग इसकी इच्छा करते हैं कि मोक्ष की जिनको भी इच्छा है, मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए ये उपयोगी सिद्धांत है। ठीक है। अब इसका श्लोक है, आपको श्लोक अभी अगर आपको नहीं लर्न होता है देन यू कैन लीव इट, बट येस मैं आपको श्लोक के थ्रू समझाऊंगी, सो दैट अगर आपको ऐसा लगे कि आप लर्न कर सकते हो तो आप लर्न करना। यावंतो ही लोक की, मतलब जैसा लोक है, जैसा लोक में जो मूर्तिमान भाव हैं, भाव मूर्तिमान भाव विशेष हैं, तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके इति, वैसे ही भाव पुरुष में है और जो भाव पुरुष में है वैसे ही, और जो भाव पुरुष में है वैसे ही लोक में भी प्रेजेंट है। मतलब पुरुष और लोक, इन मतलब पुरुष जो है वो लोक के स्वरूप वाला होता है और जो लोक है वो पुरुष के स्वरूप वाला होता है। मतलब दे बोथ आर सिमिलर। अब हम बोलेंगे ना कि हमारा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है दैट इज इक्वल टू आर सेल्स। मतलब क्या है इसका कि इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू आर सेल्स, कि जो जो चीज़ें इन्वायरमेंट में हो रही हैं वही हमारे में भी हो रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब जो भी बाहर प्रेजेंट है, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारा शरीर पंच भौतिक है, तो बाहर जो भी कुछ बना है वो भी तो पंच भौतिक है। तो इसीलिए तो हमारी चिकित्सा वर्क करती है कि जो भी हम द्रव्य लेते हैं, कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, तो उसका मेन संगठन तो पंचभौतिकत्व ही है उसका, कि वो सारे पंच महाभूतों से बनी है और हम भी पंच महाभूतों से बने हैं। तो इसीलिए जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखाती है, बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, अगर वो सही से ली जाए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो मेडिसिन सही से ली जाए तो वो अच्छे इफ़ेक्ट्स दिखाती है और वो कंप्लीट करती है हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करती है।
तो ये आपका जैसे एक एग्जाम्पल था कि पुरुष लोक के स्वरूप वाला होता है, और जो लोक होता है यावत तो पुरुष है तावत तो लोक है, जैसा पुरुष वैसा ही लोक होता है। जितने भी मूर्तिमान भाव लोक में होते हैं उतने ही पुरुष में भी हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एंड दे आर, जैसे पृथ्वी लोक में है, ठीक है, द अर्थ इज प्रेजेंट इन लोक, और पुरुषगत भाव इज मूर्ति, आप मतलब जल लोक में है और हमारी बॉडी में क्लेद है। अग्नि मतलब वो लोक में है, वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और हमारे में संताप, संताप इज लाइक कि वी कैन से दैट सेंसेशन ऑफ हीट, ओके। वायु हमारे लोक में है और प्राण हमारे अंदर है। आकाश और आकाश लोक में, एंड छिद्र समूह जो है वो हमारे हमारे शरीर में है। ब्रह्म लोक में, अंतरात्मा हमारे शरीर में। इंद्र लोक में, अहंकार हमारे में। सूर्य लोक में, एंड आदान कर्म इन आरसेल्स। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, आप 1 और 2 और आई वुड से कि आप पंच महाभूत वाला एग्जाम्पल लर्न कर लेना, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। एंड ऑब्वियसली जब आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि यस बच्चे को ये आता है। तो आई होप आपको लोक पुरुष साम्य सिद्धांत अच्छे से समझ आ गया होगा कि लोक जैसा लोक है वैसे ही, बिल्कुल वैसा ही पुरुष भी है, और जैसा पुरुष है वैसा ही लोक है। अब इसमें ना 2 टर्म्स भी हैं कि ब्रह्मांड और पिंडांड। क्या होता है कि ब्रह्मांड आपके यूनिवर्स, आपके लोक को कहा गया ब्रह्मांड, और जो ह्यूमन मतलब पुरुष जो है दैट इज टर्म्ड एज पिंडांड। अब जो ह्यूमन है दैट इज होमोलोगस, मतलब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर नेचर वाला है टू द ब्रह्मांड, ओके। अब जो मटेरियल्स हमारे बॉडी में चेंज ला सकते हैं वही मटेरियल्स हमारे लोक मतलब लोक जो हमारे यूनिवर्स है उसमें भी चेंज ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका अगर एग्जांपल बताऊं कि जो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी बनी है, हम लोग बने हैं, वो पंच महाभूत है, और लोक भी हमारा पंच महाभूतों से ही बना है, ठीक है। अब इसमें एक और लास्ट पॉइंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये अधिकरण सिद्धांत का उदाहरण। सो इसके साथ हमारा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत कंप्लीट होता है। आपको ये समझ आ गया होगा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ये अब लिख पाओगे। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से ज़रूर रीड करना सो दैट आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, दैट इज कार्य कारण सिद्धांत। अब कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा, कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि कोई भी काम होने से पहले उसके पीछे का कुछ तो कारण होता है। कार्य तो हमारा हमेशा दैट रिजल्ट होता है ना कि हमारे को क्या चीज़ मिली। पर जस्ट छोटा सा एग्जांपल, आप अभी अपना नोटबुक और पेन लेके अगर बैठे हो तो आपने ये लाइन लिखने से पहले, लाइन बनाने से पहले, कोई भी लाइन बनाने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले आपने सोचा होगा अपने माइंड में कि हाँ मुझे ये लिखना है, तो दैट इज़ योर कारण। और क्या इसमें एक और कारण हो सकता है कि आपने कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, और आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको लगा ना कि यस मुझे लिखना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपके जो माइंड में ये चला जो भी है कार्य करने से पहले, वो कारण है। कार्य को होने से पहले कोई एक रीज़न होता है कि वो कार्य क्यों होगा, वो रीज़न क्या होता है, दैट इज़ द कॉज। कॉज मतलब कारण, कि कोई भी मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है बेसिकली ये। कारण इज़ द कॉज एंड कार्य इज़ द इफेक्ट, कि किसी भी इफेक्ट के लिए कॉज इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय का अभाव होता है। अब सबसे पहले कोई भी चीज़ होने से पहले, उसकी उत्पत्ति से पहले उसका तो अभाव ही होता है। अब आपने कोई पेन खरीदा, फॉर एग्जांपल आप स्टेशनरी से एक पेन लेकर आए, ठीक है, आपने वो बाय किया, बट उससे पहले तो आपके पास नहीं था ना, तो आपके पास तो उसका अभाव था। तो दैट इज़ कार्य कारण सिद्धांत। मतलब आपको जो मैं समझा रही हूँ वो बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझाऊंगी सो दैट आपको वो क्लियर हो जाए। अब उस अभाव मतलब उस अभाव को आपने फिनिश किया, प्रतियोगी मतलब कि उसका कॉम्पिटिटर, अब आप उस पेन को ले आए, तो वो जो रीज़न है जो आप उसको लेकर आए हो, आप ले आए तो वो कार्य मतलब वो उत्पन्न हो गया, वो पेन आपके पास आ गया, तो उसका वो प्रतियोगी हुआ, वो कार्य है कि इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो दैट इज़ उसका प्रतियोगी होना, उसके अभाव का प्रतियोगी होना, क्योंकि वो अभाव को फिनिश कर रहा है। अब तो आपके पास है ना वो पेन, तो इसीलिए उसको हम कार्य कहते हैं। कार्य इज़ द इफेक्ट जो कि प्रोडक्ट है, ठीक है। कार्य प्राग भाव प्रतियोगी मतलब जो एक टाइप है अभाव का, प्राग भाव, उसका प्रतियोगी कार्य होता है।
आप आगे जाके अभाव के टाइप्स पढ़ोगे तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अभी आप ये याद रखो कि जो अभाव का प्रतियोगी है वो कार्य कहलाता है। और कारण क्या होता है? कॉज, कि जिसकी वजह से कोई कार्य हो रहा है। मतलब कारण वह है जो कार्य को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा, जिसके वजह से कार्य उत्पन्न होता है। सो इसका मतलब जो फीचर्स हैं कार्य के वो कैसे होंगे? कारण के जैसे होंगे। मतलब अब आप कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो क्लास में या फिर आपके रूम में जो भी चेयर है, इफ़ दैट्स अ वुडन चेयर, तो वुड की वो बनी हुई चेयर है, तो पहले तो वुड थी, वो जस्ट एक वुड थी, उसका कोई चेयर नहीं बनी थी, कोई टेबल नहीं बनी हुई थी, तो जो वो वुड है दैट इज़ द कारण। और जो आपकी चेयर है या फिर आपकी टेबल है दैट इज़ योर कार्य। अब आप इसको समझ गए होंगे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से आपको इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। कार्य कारण सिद्धांत। अब कार्य कारण सिद्धांत आयुर्वेद में कैसे हम कहते हैं? हमने लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में देखा था कि जो लोक है और पुरुष है उनमें सिमिलैरिटी है, कि जो भी हम कंज्यूम करेंगे दैट इज़ लाइक काइंड ऑफ सिमिलर। जो इफेक्ट्स वो लोक में डालेगी वो चीज़, वही इफेक्ट्स वो पुरुष में भी करेगी। अब कार्य कारण सिद्धांत इज लाइक कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो अपने इफ़ेक्ट तो छोड़ती है हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो मटेरियल्स जो भी हमारी बॉडी को एक्सपोज हुए हैं या फिर जिन भी द्रव्यों का हमने सेवन किया है दैट इज़ कारण, वो कारण होगा। और जो भी वो बॉडी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो कार्य होगा, ठीक है। अब जैसे हमने कोई मेडिसिन ली दैट इज़ कारण, एंड उसका जो भी इफ़ेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी इफ़ेक्ट आया दैट इज़ कार्य इन आर बॉडी। एग्जाम्पल के लिए कि अब जैसे अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ होता है, तो बॉडी से स्वेटिंग होती है, ठीक है, पर्सपीरेशन होती है, ठीक है। अब जो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो पर्सपीरेशन होती है। तो जो ये जो एक्सपोजर है हमारी बॉडी का टू दिस एनवायरनमेंट, टू दिस हॉट एनवायरनमेंट, दिस इज़ कारण, कि कोई तो कॉज रहा होगा ना उस स्वेटिंग का। और जो स्वेटिंग दैट पर्सपीरेशन इज़ द कार्य, वो तो इफेक्ट है ना उस एनवायरनमेंट में रहने का, उस एनवायरनमेंट में जाने का। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको ये कार्य कारण सिद्धांत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस लोक पुरुष साम्य सिद्धांत एंड कार्य कारण सिद्धांत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद भी जो हम पढ़ रहे हैं सामान्य विशेष सिद्धांत, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे सिद्धांत अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द सामान्य विशेष सिद्धांत, दैट इज़ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट सिद्धांत है, एंड इसके बाद वाले सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो व्हाट इज सामान्य विशेष सिद्धांत? हम इसको सूत्र से स्टार्ट करते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपे अस्तित्व। अब आप ये श्लोक भूल जाओ, मैंने रीड किया, आपने सुना, अब आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज में, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी। सामान्य मतलब सिमिलर थिंग्स, ठीक है। अब हम सिमिलर थिंग्स को मिक्स करते हैं तो वो बढ़ती है ना चीज़ें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने रेड कलर में और रेड कलर डाला, ठीक है, या फिर रेड पाउडर में रेड दैट कलर्ड पाउडर दैट गुलाल यू से ना, उसमें आपने मिर्ची डाली, तो वो ऑलमोस्ट हम कलर के बेसिस में बात कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा बढ़ेगा ही ना उसकी क्वांटिटी। आपने लाइक 50 ग्राम्स आपने मिर्ची ली एंड 50 ग्राम्स आपने वो कलर लिया, आपने मिक्स किया, तो उनकी क्वांटिटी तो 100 ग्राम्स हो गई ना। एंड विशेष अगर आप ग्रीन कलर लेते हो और मिर्ची मिक्स करते हो तो दैट इज़ डिफरेंट ना, दैट इज़ डिफरेंस, डिसिमिलैरिटी। तो ये हमने बेसिक सामान्य और विशेष देख लिया कि विशेष की वजह से कमी हो रही है। कमी मतलब अलग अलग हो रहा है, तो वो इंक्रीज तो हो नहीं रहा है ना, तो कम ही तो हो रहा है। तो सामान्य की वजह से हमारी वृद्धि होती है और विशेष की वजह से हमारा ह्रास होता है। ह्रास मतलब कम होना, ठीक है। तो अब इस श्लोक पे हम वापस आते हैं कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण। जो सामान्य है वो वृद्धि का कारण है, और ह्रास हेतु विशेष। तो ह्रास मतलब जो कमी, कम करने का जो कारण है वो विशेष है। सर्वदा सर्वभावानां मतलब हमेशा सामान्य वृद्धि का कारण होता है और विशेष जो है ह्रास का कारण होता है, ठीक है। तो सामान्य क्या होता है? बाय विच टू और मोर ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल और सिमिलर। जो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या तो इक्वल बनते हैं या फिर सिमिलर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मास रस है, मान लीजिए आपकी बॉडी में देयर इज अ धातु नोन एज मास धातु, अगर उसकी कमी है तो मास रस से उस धातु की वृद्धि होती है, मतलब वो बढ़ती है। बढ़ती है मतलब वो सम प्रमाण में, नॉर्मल
अमाउंट में आ जाती है। और जो विशेष है दैट इज़ डिसिमिलैरिटी या फिर पर्टिकुलरिटी, लाइक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट किसी से डिसिमिलर या फिर दूसरे से ऑपोजिट प्रूव हो। दिस इज सामान्य एंड दिस इज विशेष। अब सामान्य और विशेष का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपने चाय बनाई, ठीक है, तो चाय में आपका मीठा कम रह गया, आप बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं अगर, तो आपकी चाय में मीठा कम रह गया, तो आपने गुड़ या फिर चीनी डाली उसमें, तो वो उसकी स्वीटनेस को इन्हांस करेगा, मतलब वो उसकी स्वीटनेस को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपने उन दोनों में से कुछ भी डाला तो वो स्वीटनेस को इन्हांस करेगा। अगर चीनी तो पहले भी डाली होगी बट उससे बहुत कम मीठा हुआ होगा, कम डाली होगी बिकॉज आपने, बट अगर आप और डालते हो तो वो उसकी स्वीटनेस को इन्हांस करेगा, चीनी या गुड़। अब दोनों सामान्य गुण वाले हैं तो वो मधुर, मतलब दोनों सामान्य गुण वाले हैं और मधुर है, उनका जो रस है वो मधुर है, और दोनों सामान्य गुण वाले हैं और उनका वो गुण क्या है, वो रस है जो उनका मधुर है, वो मीठा, स्वीटनेस उनका वो गुण है, तो वो उसकी स्वीटनेस को बढ़ा रहे हैं। बट अगर आप सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हमने बर्फ़, मतलब आइस में गर्म पानी डाला, ठीक है, तो एक तो बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बर्फ़ का टेम्परेचर तो क्या बढ़ेगा, बट यस वो पिघल जाएगी, एंड गर्म पानी जो है वो उसका तापमान कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसका तापमान कम हो जाएगा और बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। तो ये विशेष का कारण हो गया, विशेष का एग्जाम्पल हो गया कि बर्फ़ तो हमारी बिल्कुल ठंडी थी, बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर बहुत कम था, और गर्म पानी जो था उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो दिस इज़ विशेष, दिस सिमिलैरिटी, तापमान का कम होना। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ सामान्य एंड दिस वन इज़ एग्जाम्पल ऑफ विशेष। अब ये ट्रीटमेंट में कैसे एप्लीकेबल है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि सामान्य जो है वो वृद्धि का कारण होता है और जो विशेष है वो ह्रास का कारण, मतलब वो कमी करने का कारण होता है, ठीक है। अब इसको ट्रीटमेंट में कैसे है कि मतलब हमेशा सामान्य वृद्धि कराएगा। फॉर एग्जांपल, आपको मैं जस्ट एग्जांपल अभी बताती हूँ कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी धातु की कमी हुई है, लाइक अगर रक्त धातु की हमारी बॉडी में कमी हो गई है, तो हम उससे ही जो रिलेटेड, उससे ही जो सिमिलर चीज़ें हैं जो रक्त को बढ़ाएं मतलब नॉर्मल स्टेट में लेके आए जो होंगी हमारी बॉडी में, तो उस स्टेट में लाने के लिए जिन भी चीज़ों का हम सेवन करेंगे वो रक्त के सामान्य है, तो वो उसकी वृद्धि कराएंगे। बट अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वृद्धि, मतलब बॉडी में ही वृद्धि हो गई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हम उसके ऑपोजिट द्रव्य देंगे सो दैट उसका थोड़ा ह्रास हो और वो बॉडी में थोड़ी कम हो जाए, जिससे वो बॉडी से थोड़ी निकले, ठीक है। तो दिस इज़ सामान्य, ये ऐसे ट्रीटमेंट में एप्लीकेबल है कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ का ह्रास हो रखा है तो हम उसको सामान्य चीज़ें देंगे जो कि उसकी वृद्धि कराएगा, और अगर बॉडी में हमारी वृद्धि हो रखी है तो उसको विशेष, उस गुण के विशेष चीज़ें देंगे जो कि ह्रास कराएगा। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट में एप्लीकेबल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वतंत्र सिद्धांत एंड इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, सो ये तीनों सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत एंड आपका सामान्य विषय सिद्धांत, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, और मतलब इनको बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत बोला जाता है, जो कि जिनके बाद हम बाकी जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे बिकॉज आपने बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत पढ़ लिए हैं। सो आई एम होपिंग कि ऑल दीज आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट आता है मैं ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, एंड आप वो देख लेना, आप उनसे पढ़ लेना। इफ़ आपको कोई भी डाउट आता है, अगेन आई एम सेइंग कमेंट करना एंड आप वो डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड शेयर द वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तब तक कीप स्टडिंग गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। बाय बाय।